subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the genotoxicity and the mutagenicity and there is a part of toxicology. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीनोटॉक्सिसिटी के बारे में और म्यूटाजेनिसिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टॉक्सिकोलॉजी को लेके, जो कि आपके 6 सेमेस्टर में 5th यूनिट में है। इस टॉपिक में हम केवल बेसिक्स उसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा डिटेल भी ऐड करेंगे ताकि आपको हेल्पफुल हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जीपेट हो, नाइपर हो या फिर डीआई के एग्जाम्स में इजीली क्रैक करने के लिए। क्योंकि जो ये टॉपिक है थोड़ा सा लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, आप जिस हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है केवल शॉर्ट में पढ़ते हैं, लेकिन आपको डिटेल पढ़ना चाहिए अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो। So if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check description box below or by using links given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains the genotoxicity, the basic introduction, genotoxins, mechanism of genotoxicity, genotoxicity testing study and the OCD guidelines, and the genotoxic chemotherapy. And next is the mutagenicity, and I will cover mutagens, target cells, class of the mutation and the types of the mutation or mechanism of the mutation. So now let's discuss about the topic. So first is the genotoxicity, and it describes the property of chemical agents that known as the genotoxins that damages the genetic information within the cells by mutation or others. तो जितने भी आपके केमिकल्स हैं, जो भी केमिकल्स या जीनोटॉक्सिन्स जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करते हैं सेल्स के अंदर में, चाहे वो म्यूटेशन के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो, उनको हम जीनोटॉक्सिन्स बोल सकते हैं और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं जीनोटॉक्सिसिटी। एंड द मोस्ट ऑफ द पर्सन कंफ्यूज विद द टर्म्स जीनोटॉक्सिसिटी एंड द म्यूटेजेनिसिटी, बट वी कैन से दैट ऑल म्यूटेजेंस आर जीनोटॉक्सिक बट नॉट ऑल जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस आर द म्यूटाजेनिक। मीन्स बहुत सारे जो पर्सन हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये जीनोटॉक्सिसिटी और म्यूटेजेनिसिटी दोनों सेम वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी म्यूटेजेंस हैं जो कि आपके म्यूटेशन कॉज करते हैं, वो जाहिर सी बात है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करेंगे, मतलब वो जीनोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, लेकिन जो सारे जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो म्यूटेजेनिक नहीं होंगे, मतलब म्यूटेशन के थ्रू ही नहीं, किसी और प्रोसेस के थ्रू भी जीनोटॉक्सिसिटी हो सकती है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है बिगड़ सकते हैं। एंड द टर्म mutagenicity means it refers to the induction of mutation by the mutagens through the permanent transmissible changes in the amount of structure of the genetic materials of the cells and the organism. तो अल्टीमेटली जो म्यूटेशंस हैं वो एक तरीके से आपके जो सेल्स के अंदर में डीएनए है, उस डीएनए में प्रॉपर्ली म्यूटेशन कॉज करते हैं और उसके जो स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल के उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से म्यूटाजेनिसिटी है। लेकिन जीनोटॉक्सिसिटी जो है अल्टीमेटली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करना है, वो किसी पाथवे के थ्रू हो सकता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड देयर इज अ डीएनए, तो अल्टीमेटली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपके डीएनए ही कंटेन करता है। तो अल्टीमेटली कोई भी जो प्रोसेस है, कोई भी जो केमिकल्स हैं जो कि जीनोटॉक्सिन्स हैं, वो अल्टीमेटली डीएनए को ही डैमेज करेंगे, डीएनए को ही डिस्टर्ब करेंगे। सो जीनोटॉक्सिन्स मीन्स द एजेंट्स विच कैन कॉज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डैमेज टू द डीएनए that known as the genotoxins, and it can be categorized and depending on their effects or mechanism of the genotoxicity, like mutagens that may cause mutation, carcinogens that may cause cancer, teratogens that may cause birth defect। तो जितने भी म्यूटाजेंस हैं, कार्सिनोजेंस हैं और टेराटोजेंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं जीनोटॉक्सिन्स हो सकते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जांपल्स free radicals like ROS means reactive oxygen species or reactive nitrogen species, UV or X-ray or ionizing radiations, nucleoside analogs like anti-cancer drugs, antiviral drugs, protein synthesis inhibitors and the topoisomerase inhibitors। तो जो भी आपके ये जो केमिकल्स हैं या कंपाउंड्स हैं या जीनोटॉक्सिन्स हैं, वो अल्टीमेटली जो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है, इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके जो बेस पेयर्स हैं, इनके जो स्ट्रैंड हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं और उससे जो अल्टीमेटली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जीनोटॉक्सिक हो सकता है। ये आपको भी हो सकता है या फिर आपके बच्चों को भी हो सकता है, ये हेरिडिटरी भी होता है और आपके नहीं भी होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी, मीन्स किस तरीके से आपको जीनोटॉक्सिसिटी होगा या
किस तरीके से केमिकल्स जो हैं जीनोटॉक्सिक कॉज कर सकते हैं। एंड द डैमेज to the genetic material is caused by the interaction of the genotoxic substance means genotoxins with the DNA structure and the sequence। तो अल्टीमेटली डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है या फिर उसके सीक्वेंस को डिस्टर्ब करता है जो कि आपके बेस पेयर से बनता है। एंड दिस जीनोटॉक्सिन सब्सटेंस इंटरेक्ट विद द एट स्पेसिफिक लोकेशन और बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर कॉजिंग लेसन्स, ब्रेकेज, फ्यूजन, डिलीशन, मिस सेग्रीगेशन एंड नॉन डिसजंक्शन लीड टू द डैमेज ऑफ द डीएनए और द म्यूटेशन। तो इन पाथवे के थ्रू कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है आपके डीएनए को डिस्टर्ब कर सकता है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है और आपको जीनोटॉक्सिटी हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज द जीनोटॉक्सिटी टेस्टिंग स्टडी। अब जो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट्स और एनी लिथल इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल और एजेंट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द टॉक्सिकोलॉजी और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग स्टडी। तो जीनोटॉक्सिटी टेस्टिंग स्टडी भी होती है, उसको भी हम कर सकते हैं, बहुत सारी स्टडीज होती हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड इट इज द इन विट्रो और इन विवो टेस्ट टेक्निक्स विच आर डिजाइन टू डिटेक्ट द जीनोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द टेस्ट कंपाउंड्स लाइक जीनोटॉक्सिन्स। तो बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, चाहे वो इन विट्रो टेक्निक्स हो या फिर इन विवो टेक्निक्स हो। इन विट्रो का मतलब होता है किसी भी एनिमल या सेल्स में काम करना, एनिमल के किसी भी पार्ट्स में या ऑर्गन पे काम करना, पूरे होल एनिमल पे काम नहीं करना, उसको बोलते हैं इन विट्रो। लेकिन इन विवो पे हम पूरे होल एनिमल को लेकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं इन विवो। एंड दिस टेस्ट enable hazard identification with the respect to damage to the DNA and its fixation। तो ये जो टेस्टिंग है ये किसी भी केमिकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो केमिकल्स हैं वो जीनोटॉक्सिक है या नहीं, और उसको हम इंफॉर्मेशन दे सकें आपके लेवल पे। एंड जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी was first published in 1987, followed a global update of the genetic toxicology in 1997, 2013, 2014, 15 एंड 16। तो जो फर्स्ट आपके जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी है वो 1987 पे स्टलाइज हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसके बाद आपके फर्दर अपडेट होते रहते हैं। एंड जीनोटॉक्सिटी ऐसे हैव बिकम एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसमें भी हम जैसे हम करते हैं एक्यूट, सब क्रोनिक, आपके कार्सिनोजेनिसिटी, उसके अलावा भी जीनोटॉक्सिटी स्टडी हमको करना पड़ता है जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है बहुत सारे केमिकल्स के लिए। एंड इट में हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन कार्सिनोजेंस एंड द म्यूटाजेंस, क्योंकि जितने भी कार्सिनोजेंस हैं, टेराटोजेंस हैं, म्यूटाजेंस हैं, वो जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं। तो ये हम इजीली हम हेल्पफुल होता है इस टॉक्सिटी स्टडीज़ के दौरान कि हम जान सकते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजन हैं या म्यूटाजेंस हैं या फिर टेराटोजेंस हैं, तो इसके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा द OECD प्रोवाइड्स द टेस्ट गाइडलाइंस फॉर द जीनोटॉक्सिटी टेस्टिंग स्टडीज़। जो OECD है चाहे आपके एक्यूट के लिए, क्रोनिक के लिए हो, सब क्रोनिक के लिए हो, उनके लिए प्रोवाइड तो करती है। उसके अलावा जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस के लिए भी प्रोवाइड करती है जो कि OECD गाइडलाइन 471 से लेकर 488 तक से भी आगे हो सकता है। मेरे को जहाँ तक मालूम है वो 471 से लेकर 488 तक है, उसके अलावा भी हो सकता है। एंड in vitro genotoxic testing studies, for example, टेस्ट फॉर द जेनेटिक म्यूटेशन लाइक बैक्टीरियल रिवर्स म्यूटेशन टेस्ट जो कि है आपका MS टेस्ट, जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, जो कि है आपका OECD 471। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इन विट्रो जीनोटॉक्सिक टेस्टिंग स्टडी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन विट्रो मेमेलियन सेल जीन म्यूटेशन टेस्ट, दैट इज OECD 476। एंड टेस्ट फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो या तो जीनोटॉक्सिटी जो है एक तरीके से जीन म्यूटेशन करके हो सकता है, फिर क्रोमोसोमल को भी एबनॉर्मली कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज द इन विट्रो मेमेलियन क्रोमोसोम एब्रेशन टेस्ट, दैट इज OECD 473, एंड द मेमेलियन सेल माइक्रोन्यूक्लियस टेस्ट, दैट इज OECD 487। तो कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिए, खासकर MS टेस्ट के बारे में हम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही फर्स्ट ये डिस्क्राइब हुआ था। और ये जो बेसिकली जो एग्जांपल्स हैं वो जीन म्यूटेशन का है। तो चाहे बात करें हम जीनोटॉक्सिक टेस्टिंग स्टडी की या म्यूटाजेनिसिटी की टेस्टिंग स्टडीज की, तो दोनों सेम होंगे, दोनों पे हम एक ही बारे में बात करेंगे। एंड फॉर द इन विवो जीनोटॉक्सिक टेस्टिंग स्टडीज एग्जांपल्स आर टेस्ट फॉर जीन म्यूटेशन लाइक ट्रांसजेनिक rodent somatic and germ cell gene mutation assay, that is OECD 488,
and test for the chromosomal abnormality like mammalian erythrocyte macronucleus test, that is OECD 474, and mammalian bone marrow chromosome aberration test, that is OECD 475. So these are the in vivo techniques for the genotoxicity testing studies. इसके अलावा है आपका rodent dominant lethal mutation test, that is OECD 478, and mouse heritable translocation assay OECD 485. तो ये कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिए ताकि आपको हेल्पफुल हो एग्जाम में लिखने के लिए अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं तो. एंड नेक्स्ट इज द एमएस टेस्ट. तो बेसिकली इसमें देख सकते हैं हम फ्लो डायग्राम पे कि हम इसमें जो सलमोनेला की स्पीसीज हैं, स्ट्रेन हैं जो कि आपके हिस्टिडीन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कि हिस्टिडीन माइनस होते हैं, नेगेटिव होते हैं. मींस दीज आर द स्ट्रेन ऑफ सलमोनेला टाइफीम्यूरियम दैट कैन नॉट प्रोड्यूस हिस्टिडीन. उसमें हम रेड लीवर एक्सट्रैक्ट को हम ऐड कर देते हैं. मिक्स करने के बाद कुछ सैंपल पे जो है हम जो म्यूटाजेंस हैं या फिर जो भी जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस हैं उसको हम ऐड करते हैं, जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं. उस टेस्ट करने के उसको फिर प्रॉपर्ली डिसॉल्व करने के बाद उसको मिक्स करने के बाद हम जो नॉर्मल है एक्सट्रैक्ट है, नॉर्मल जो सोल्यूशन है उसको हम ऐड करते हैं प्लेट पे, और जो म्यूटाजेनिक सब्सटेंस है उसको भी हम ऐड करते हैं प्लेट पे. फिर जो उसको जो कि इस मीडिया पे जो बेसिकली जो हिस्टिडीन है वो बहुत ही कम मात्रा में रखते हैं. मीडिया कंटेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस स्पीसीज मीन्स साल्मोनेला स्ट्रेन. तो बेसिकली जो साल्मोनेला स्ट्रेन है वो हिस्टिडीन के में ही ग्रो करता है. तो आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स 12 आवर we can observe that the solution which contains mutagens, the high number of mutant salmonella typhimurium reverent histidine negative to histidine positive. तो ये जो है क्योंकि ये म्यूटेजेंस हैं, ये जो इसमें जो साल्मोनेला स्पीसीज होंगे उसको म्यूटेंट कर देंगे, और म्यूटेंट होने के कारण जो है ये हाईली अमाउंट पे हिस्टिडीन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हिस्टिडीन पॉजिटिव हैं, रिवरेंट आपके हैं. तो इसलिए इसमें हाईली ग्रोथ हुए हैं, जबकि जो नॉर्मल में है कंट्रोल प्लेट में है बहुत ही ग्रोथ कम हुए हैं क्योंकि ये भी इसमें जो है म्यूटेंट नहीं हुए हैं. तो म्यूटेशन जो ये होते हैं उस वजह से जो है हिस्टिडीन जो है प्रॉपरली ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो पाते हैं. So this is the basics of MS test, that is a mutagenicity test or genotoxicity test. And the next is the genotoxic chemotherapy. Means genotoxic chemotherapy is the treatment of cancer with the use of one or more genotoxic drug. तो एंटी कैंसर ड्रग, देखिए समझिए बात को, जीनोटॉक्सिक जो हैं जीनोटॉक्सिन्स हैं वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं और एंटी कैंसर ड्रग भी कैंसर कॉज कर सकते हैं या जीनोटॉक्सिक कॉज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एंटी कैंसर ड्रग हैं वो लॉन्ग में यूज़ करेंगे तो वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल की बात करें, जितने भी आपके जो डीएनए मटेरियल हैं डीएनए को अफेक्ट करेंगे वो जो एंटी कैंसर ड्रग हैं आपके जाहिर सी बात है कि वो जीनोटॉक्सिक होंगे अगर हम लॉन्ग टर्म पर यूज़ करें. अगर कैंसर सेल्स के अलावा हमारे जो होस्ट सेल्स हैं, नॉर्मल होस्ट सेल्स हैं, उसको अगर उसके डीएनए को अफेक्ट करेंगे ultimately genotoxic effect so hoga. So these are the genotoxic drug like alkylating agents which interfere with the DNA replication and the transcription by the modifying gene bases, drugs like sulfan and carmustine. Second is the intercalating agents. The drugs mainly cause the interfere with the DNA replication and transcription by the bending themselves into the space in between DNA nucleotides. मतलब उसमें इंटरकलेट करता है, दो जो बेस होते हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग करता है, इंटरकलेट करता है, जैसे इंटरकलेटिंग एजेंट्स. एंड ड्रग्स आर डोनारोबिसिन, डॉक्सारोबिसिन, एंड एंजाइम इनहिबिटर्स लाइक इट इनहिबिट्स द एंजाइम्स दैट आर क्रूसिबल टू डीएनए रेप्लिकेशंस लाइक डेक्टिनाबिन एंड इटोपोसाइड. सो दीज आर द बेसिक genotoxic drug which can helpful to the treatment of cancer cells. And next is the mutagenicity. So it refers to the induction of mutation by mutagens. तो ये बेसिकली जितने म्यूटाजेंस हैं या ऐसे केमिकल हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस, और उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटाजेनिसिटी. एंड इट अकर्स थ्रू द परमानेंट ट्रांसमिबल चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स और ऑर्गेनिज्म. तो ये प्रॉपर्ली जो है आपके जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, उनके सीक्वेंसेस जो भी डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, बेस सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं आपके म्यूटाजेंस. एंड these changes may involve in a single gene or gene segment, a block of gene or chromosome,
तो ये आपके जो सिंगल जीन पे कर सकते हैं या जीन सेगमेंट पे चेंज कर सकते हैं या फिर जो ब्लॉक जीन्स हैं उसको करते हैं या फिर क्रोमोसोम में चेंजेस करते हैं। एंड द जेनेटिक चेंजेस इज रिफर्ड टू एज ए म्यूटेशन। तो जो भी जेनेटिक चेंजेस होंगी उसको हम बोलते हैं हम म्यूटेशन। एंड एजेंट्स कॉजिंग चेंजेस एज ए म्यूटाजन, उनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस जो कि कॉज करते हैं आपके म्यूटेशन। एंड द एग्जांपल्स आर radioactive substance, radiations like UV radiations, X-rays, ionizing radiation, some chemicals like benzopyrene, pyrrologides, proteins, and certain anti-cancer drugs, ये सब जो हैं आपके म्यूटेशंस हो सकते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द target cells for the mutations. So mutation occurs in the two mainly cells. First is the germ cells, second is the stomatic cells. तो जो mutations हैं वो आपके germ cells में होते हैं। germ cells मतलब reproductive cells जो कि आपकी sperm और ova है, और फिर आपके non reproductive cells में somatic cells होते हैं, उन पे ये हो सकते हैं आपके mutations. So if the mutation occurs in the germ cells, the effect is heritable. तो जो अगर जर्म सेल्स में होंगे तो ये जो इफेक्ट है, जो भी म्यूटेशन के इफेक्ट हैं वो आपके हेरिटेबल हो सकते हैं। मीन्स आपके फादर टू मतलब पेरेंट्स टू आपके चिल्ड्रंस पे जा सकते हैं। एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एक्सपोज्ड पर्सन, जिन पे ये हुआ है उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उन पे डिसीज नहीं होगा। लेकिन जब आप न्यू जनरेशन आएंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उन बच्चों पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो डिसीज होंगे। मीन्स टॉक्सिटी ऑफ टू जर्म सेल्स कैन cause effects on the developing fetus like such as birth defects or abortion. तो उन पे ये abortion हो सकते हैं, birth defect हो सकते हैं आपके जर्म सेल्स में म्यूटेशन होने के कारण। एंड if the mutation occurs in a somatic cells, it can cause the altered cell growth like cancers. अगर somatic cells पे हुए तो हमको भी हो सकता है। और ये बेसिकली जो हैं जो म्यूटेशंस हैं, जो म्यूटेशंस हैं सोमेटिक सेल्स पे इफेक्ट करते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। उसके अलावा सेल डेथ या फिर टेरोजेनिसिटी भी कॉज कर सकते हैं, मीन्स बर्थ डिफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं इन एक्सपोज्ड पर्सन। एंड टॉक्सिटी not toxicity is a toxicity to somatic cells causes a variety of toxic effects to the exposed individuals such as dermatitis, death और cancers. तो ये दो टारगेट सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स में हमारे बच्चों को भी हो सकता है और हमको भी हो सकता है, लेकिन जो जर्म सेल्स में वो केवल बच्चों पे मेनली इफेक्ट होता है, हमको इफेक्ट नहीं होता। नाउ कम टू द क्लासेस ऑफ म्यूटेशन। सो फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, मीन्स स्वतः म्यूटेशन, मतलब अपने आप हो जाना। इसमें कोई भी फैक्टर्स या म्यूटेशंस की यूज नहीं होता है, ये खुद ब खुद टाइम के अनुसार हो जाते हैं। दे आर मेनली कास्ट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन और इनकॉर्पोरेशन टू इन ऑफ इंटरेक्ट न्यूक्लियोटाइड इन द ग्रोइंग डीएनए चेन्स। जब आपकी बॉडी के अंदर में डीएनए रेप्लिकेशन होते रहते हैं उस दौरान ये हो जाते हैं स्वतः अपने आप। इसमें किसी भी कॉजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दे ऑक्योर बाय चेंजिंग इन डीएनए सीक्वेंस। तो ये अल्टीमेटली जो है डीएनए जो सीक्वेंस है उसके में चेंजेस होने के कारण होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड और इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो कि होते हैं आपके म्यूटेशंस के थ्रू। एंड दे आर कॉज्ड बाय द चेंजेस इन डीएनए ब्रॉट बाय सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक म्यूटाजेंस। तो जितने म्यूटेशंस हैं वो आपके इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को। एंड टाइप्स आर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, point mutation and the frame shift. So now come to the mechanism of mutation or the types of mutation. So first is the chromosomal mutation and changes in the structure either gain or loss. तो इसमें जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, या तो वो गेन करेंगे या फिर वो लॉस करेंगे। तो एग्जांपल्स आर डिलीशन, मींस ड्यू टू द ब्रेकेज ए पीस ऑफ क्रोमोसोम्स इज लॉस्ट। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो टूट के ब्रेक हो जाएंगे और उसमें डिलीट होगा अल्टीमेटली। नेक्स्ट इज द इन्वर्जन, क्रोमोसोम सेगमेंट्स ब्रेक ऑफ एंड रीअटैच्ड। तो इसमें कुछ पार्ट ब्रेक होंगे और वो रीअटैच्ड होंगे अलग फॉर्म पे, जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द डुप्लीकेशन, मींस अकर्स व्हेन द जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड, मींस डुप्लीकेट फॉर्म होगा आपके जीन सीक्वेंस का। This is a translocation, means involves two chromosomes that are not homologous and part of one is transferred to the another chromosome. तो एक का पार्ट दूसरे में ट्रांसफर होगा। And non-disjunction means failure of chromosomes to separating during the meiosis. तो इसमें जो है meiosis के दौरान आपके जो क्रोमोसोम्स जो सेपरेशन होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। बात करें हम एग्जांपल्स की, जैसे कि देख सकते हैं ये है आपका डिलीशन। इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें कुछ पार्ट हैं वो डिलीट हो जाते हैं, तो ये आपके शॉर्ट हो जाएगा। और ये है आपका इन्वर्जन, तो इसमें जो है आपके ये पार्ट का ब्रेक होने के बाद ये वापस शिफ्ट होके रीअटैच्ड होगा
और ये थोड़ा सा अलग सीक्वेंस में बन जाएगा। इसे बोलते हैं इन्वर्जन। ये आपका जस्ट ये कॉपी है, ये डुप्लीकेट फॉर्म है, कॉपी होना। ये है आपका ट्रांसलोकेशन, इसमें कुछ पार्ट जो है, इसका पार्ट इसमें, इसका पार्ट इसमें आ जाना को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। These are basic examples of chromosomal mutation, and it is a point mutation. And in this mutation, change of single nucleotide like sickle cell anemia. इसमें जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है, जैसे कि आपके एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन्स है, थायमिन है, उन वो जो है सीक्वेंस है वो चेंज होना है किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड का, जैसे कि होता है आपका सिकल सेल एनीमिया में। जैसे कि हम देख सकते हैं इस इमेज पे कि जो आपके डीएनए का जो 6 नंबर पोजीशन है जिसमें होते हैं आपके GAG GTC, तो इस पॉइंट पे जो ए है वो चेंज होकर जाएगा टी मीन्स थायमिन, जो एडेनिन है वो चेंज होगा आपके थायमिन में। थायमिन में चेंज होने के कारण जो उसके जो ये सीक्वेंस है वो चेंज होंगे, ये होगा GC AT और GC, फिर ये होगा GC, अब टी होगा तो क्या होगा TA होगा, फिर ये GC होगा। तो इसका जो फिर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनेगा आपका RNA, तो RNA के जो सीक्वेंस है, कोडॉन सीक्वेंस है, वो भी चेंज होंगे mRNA के, जो कि mRNA जो है एक तरीके से आपके कोडॉन्स गेन करते हैं। तो इसमें जो है आपके क्या होंगे फिर वापस G A और G, जो कि बनाएगा आपका ग्लूटामिन। और लेकिन इस पे जो है आपके क्या बनाएंगे G A के लिए क्या होगा, क्योंकि आरएनए है तो क्या होगा यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल्स होते हैं और आपके डीएनए में थायमिन होते हैं। तो ए के बदले में क्या होगा यू और सी के बदले में होगा जी। तो अल्टीमेटली ये जो GAG है वो ग्लूटामिन को फॉर्म करेगा, लेकिन ये जो GUG है वो आपके वेलिन को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके कारण जो है आपके जो पूरा सीक्वेंसेस हैं, जीन्स हैं, जो HbA जीन्स हैं वो HbS जीन में कन्वर्ट हो जाएंगे अल्टीमेटली, और आपके सिकल सेल एनीमिया प्रोड्यूस होगा। And next is a frame shift, means insertion or deletion one or more nucleotide changes in reading frame like changing in sentence। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल पे कि जैसे कि आपकी GAA CGT है, तो अल्टीमेटली GAA फॉर द ग्लूटामिन एंड GCA फॉर एलानिन एंड CGT फॉर द ग्लाइसिन। तो अगर ये जो पॉइंट है G है डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा AAG, तो AAG फॉर द लाइसिन, फिर क्या होगा CAC फॉर द हिस्टिडीन। तो इस तरह से सीक्वेंस एक चेंज होने से पूरे जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस आर द बेसिक्स ऑफ म्यूटेशन। Thanks for watching. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And in last, thank you for watching.